हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 19 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम ईवीएस के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। कह रहा है, इस क्षेत्र में गांव के लोग अपनी घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें जो होती कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र होना चाहिए। तो देखिए, यह क्षेत्र कौन सा होना चाहिए। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, राजस्थान में इस तरीके के घर बनते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए, राजस्थान मीन्स डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ है। इसमें शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेश है। और फिर कह रहा है, यहाँ अत्यधिक तापमान और अल्प वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति अपेक्षाकृत कम होती है। इस क्षेत्र में गांव के लोग जो है अपने घर में मोटी दीवारें बनाते हैं। दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं और इनकी छतों पर जो होती हैं कटीली झाड़ियाँ लगा देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत कम होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है, एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुट, भृंग या फिर मेढक, सांप, माछ, इस तरीके से। यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 किलोग्राम या किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर बताना है हमें। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है, यदि चौथे स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा 7000 किलो जूल होगी, क्योंकि प्रत्येक पारतंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा जो है केवल 10% खाद्य श्रृंखला के अगले पोषण स्तर तक जाता है। ठीक है, इस प्रकार यदि चौथे पोषण स्तर पर 7 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो 10% अधिक यानी 70 किलो जूल तृतीय पोषण स्तर पर और 700 द्वितीय पोषण स्तर पर 7000 ऊर्जा प्रथम पोषण स्तर पर होगी। मीन्स इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसका नियम है, आपने पढ़ा होगा, लिंडमैन का नियम है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, धारणीय विकास लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लीन वाटर एंड स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर, या फिर कह रहा है लिंग समानता पर, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण पर, उत्तम शिक्षा पर। तो यहाँ पर देखिए, इसका देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करते हैं कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। धारणीय विकास लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी है। SDGs का लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। इन लक्ष्यों में लक्ष्य 5 लिंग समानता पर केंद्रित होता है। 10 अतिरिक्त लक्ष्यों में लिंग विशिष्ट बेंचमार्क शामिल हैं जो महिला सशक्तिकरण और सभी के लिए बेहतर भविष्य के बीच अंतर संबंध स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। कह रहा है, यहाँ पर जो इसका क्रम होता है, जल चक्र पृथ्वी के भीतर वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसे जल चक्र, जिसे हाइड्रोलॉजिक चक्र भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचालन शामिल है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, अवक्षेपण, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया, उसके अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है। पौधे को पानी में तैरने में सहायता करना, पौधे को सहारा देना, पौधे को तालाब में जमाना, या फिर पानी का सोखना। तो यहाँ पर देखिए, पौधे को पानी में पर तैरने में सहायता करना खोखले तने का काम है। तो यहाँ पे कह रहा है, एक अध्यापिका ने छात्रों को
कमल का लंबा खोखला तना दिखाया, उसके अनुकूलन के बारे में पूछा तो छात्रों ने बताया कि कमल के खोखले तने का कार्य पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना है। ये पानी के लिए नीचे पाए जाने वाले कमल के फूल के खाने योग्य भाग होते हैं। आमतौर पर कुरकुरे होते हैं और काफ़ी मीठे होते हैं। इसमें सिंघाड़ा जैसा स्वाद होता है। इसके खोखले तने के कारण हल्का होता है। कमल को पानी पर तैरने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6। इसमें कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। देखिए असम में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है असम में पाए जाते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दिया रखा है। कह रहा उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबों में से एक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल बायोम संरचना और प्रजातियों की विविधता के रूप में माना जाता है। वे वास्तव में जंगल की ऐसी जगह हैं जहां बहुत सारे पेड़ और कुछ लोग एक साथ रहते हैं। ये दुनिया के उन हिस्सों में बढ़ते हैं जहां पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विविधता होती है और कई मानव गतिविधियों द्वारा नियमित रूप से जैविक प्रणाली पर जोर दिया जाता है। देखिए इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं जो भारी वर्षा का अनुभव करते हैं। इन वनों में प्रतिवर्ष 100 से 600 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पाठ 4 में, कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक सामान्य किस्म की है। देखिए बोरा जो है धान की किस्म होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नौसेना में जहाज के लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या 36 होती है। आपने एनसीईआरटी में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है नौसेना किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। इसके अंतर्गत रणपोत, क्रूजर, वायुयान वाहक, ध्वंसक, सुरंगें बिछाने और तथा इन्हें नष्ट करने आदि के साधन एवं सैनिकों के अतिरिक्त समुद्र तट पर निर्माण, देखभाल, पूर्ति एवं तथा प्रशासन, कमान, आयोजन तथा अनुसंधान संस्थान भी सम्मिलित होते हैं। नौसेना का सर्वोच्च पद एडमिरल होता है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना के जहाज में लीडर जो है पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन सकें और सुन पाएँ। देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ से बैठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक पोषण इससे दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा गैस ऊर्जा के रूप में है। तो देखिए ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होती है। लिंडमैन का ऊर्जा के 10% नियम के अनुसार होता है। 10% ऊर्जा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के औसत मूल्य को संदर्भित करती है जो प्रत्येक चरण में मौजूद है और उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचती है। यह कार्बनिक पदार्थ रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है। विश्व जल दिवस, देखिए आपने पढ़ा होगा, विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए बाकी के भी जो चीज़ें दी गई हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन 22 मार्च को होता है और ये जो थीम दे रखी है 2022 के विश्व जल दिवस की, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ठीक, इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है। इसके अंतर्गत पौधों की फल सामान्यतः बिना डैश की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर पौधों की फसल जो होती है सामान्यतः बिना मृदा की होती है। यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। कह रहा है जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है। इसके अंतर्गत पौधों की फसल जो होती है सामान्यतः बिना मिट्टी की होती है। जल संवर्धन विधि को हाइड्रोपोनिक्स या समाधान कृषि के संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसमें मृदा का उपयोग न करके जल के द्वारा कृषि की जाती है। आज पोषक तत्वों के समाधान के साथ पौधों को उगाने की सभी विधियों को जल संवर्धन के रूप में जाना जाता है। यह ऐसी टेक्निक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या फिर बैरोमीटर। तो इसको रेन गेज बोला जाता है।
यह कह रहा है वर्षा एक प्राकृतिक घटना है। वर्षा को मापने के लिए एक खास यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम रेन गेज है। सामान्य तौर पर यंत्र खुले और ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। यंत्र को लगाने के लिए जो स्थान चुना जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आस पड़ोस कोई पेड़, ऊंची दीवार ना हो। ऐसा करने से पीछे एक खास वजह यह है कि बारिश का पानी किसी वस्तु से टकराने के बजाय सीधे इस यंत्र पर आकर गिरे, जिससे बारिश की मात्रा को सही से मापा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय सेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सी इसका राइट आंसर दिया रखा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। देखते हैं 1 मिनट, सी इसका राइट आंसर है। 1 सेकेंड, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कह रहा है पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना से चिकित्सक जो हैं वाहिदा जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। यह उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने नौसेना के जहाज़ पर काम किया है। वाहिदा जो हैं परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से हैं। उन्होंने MBBS जम्मू मेडिकल कॉलेज से पास किया था। इसके बाद वह डॉक्टर बन गई। बाद में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई और वहाँ चयनित हुई और 6 महीने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। ठीक है, ये NCERT का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर ध्यान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का वर्णन इस प्रकार करता है कि इस देश में पानी बहुमूल्य है। यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ, झील, तालाब ही हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये भी NCERT का ही, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात एशिया का प्रमुख देश है। अबू धाबी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। इस देश में पानी बहुमूल्य है। इस देश में ना नदियां हैं, ना झील, ना तालाब। यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। यहाँ ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल की कीमत भी कम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में बाघों की जनसंख्या है पिछले दशक में घट गई है। देखिए, पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, लुप्त के कगार पर है, या फिर लगभग स्थायी है परंतु अभी घटी नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है। भारत सरकार के मुताबिक 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी। 12 वर्षों बाद यह 2967 अनुमानित हो गई है। इस तथ्य के साथ यह जानना दिलचस्प है कि बाघों की बस्ती ऑक्यूपेंसी 2006 में जहां 93,697 वर्ग किलोमीटर थी, वहीं यह 2018 में घटकर 88,985 वर्ग किलोमीटर रह गई है। बाघों की आबादी बढ़ रही थी जबकि उनका बसेरा कम हो रहा था। और एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, बाघ संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। टाइगर स्टेट है, उसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।